कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा किसी काम को करोगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो वो नुकसान देगा, पेट खराब कर देगा। अगर हद से ज़्यादा संभोग करोगे, सेक्स करोगे तो एक दिन वो आएगा कि आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और ऐसी हालत होगी कि कभी भी आप सेक्स नहीं कर पाओगे, ना ही चल पाओगे, ना ही कोई काम कर पाओगे। ऐसे ही कुछ हुआ है आज की इस वीडियो में। आओ जानते हैं पूरी स्टोरी। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, सुनने लायक है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जावेद खान। मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक अजीब व गरीब स्टोरी लेके। ये कहानी है उत्तर प्रदेश का, एक ज़िला पड़ता है हमीरपुर, वहाँ की। वहाँ एक संजय नाम का व्यक्ति रहता था जो गरीब होता है और पेशे से वो माली का काम करता है एक स्कूल में। गरीबी के तहत उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल हो गई थी। उसके घर वाले उससे कहते हैं कि तुम 30 साल के हो गए हो, कब शादी करोगे? हमें भी बहू की ज़रूरत है, हमें भी बहू को देखना है। उसके माँ बाप जब उससे फोर्स करते हैं तो वो कहता है कि ठीक है, तुम कोई लड़की देख लो और मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। तभी उसके माँ बाप लड़की तलाशने लगते हैं। तलाशते तलाशते उन्हें एक रिश्ता मिलता है और लड़की शादी के लिए मिल जाती है जो अच्छी और खूबसूरत होती है। वो उस लड़की के माँ बाप से रिश्ते की बात करते हैं और लड़की के माँ बाप भी रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी लड़की की शादी संजय से कर देते हैं। उस लड़की का नाम निर्मला होता है। निर्मला देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। संजय अपनी शादी को लेके बहुत खुश था, बहुत इच्छुक था। वो अपनी शादी की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से करता है। अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजाता है, फूलों से और परफ्यूम लगाता है, इत्र कमरे में फैलाता है। वो सोचता है कि मैं गरीब बेशक हूँ लेकिन मेरी बीवी ये ना सोचे कि अमीरों की शादी अच्छी होती है, गरीबों की नहीं। वो जितनी उसकी हिम्मत थी, जितनी उसकी कुव्वत थी, जितने उसका वजूद था, वो अपने हिसाब से पूरी अच्छे से तैयारी करता है अपनी बीवी को खुश करने के लिए। जब शादी होके उसकी बीवी घर आ जाती है और अपने कमरे में बैठी होती है, तभी संजय अपनी बीवी के पास कमरे में आता है और अपनी बीवी की तरफ देखता है। देख के खुश हो जाता है। जो उसने सोचा था अपनी बीवी के बारे में, उसकी बीवी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो उसे देखता ही रह जाता है। उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि अपनी बीवी के साथ सुहागरात के दिन जो इंसान अपनी बीवी को जीतना चाहता है वो उसे लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक सेक्स करता चला जाएगा और अपनी बीवी को जीत लेगा। हम ये कहना चाहते हैं, सेक्स करने का मतलब ये नहीं होता कि जानवरों की तरह अपनी बीवी के साथ सेक्स पे सेक्स करते चले जाओ। सुहागरात का मतलब सेक्स करना नहीं होता। सुहागरात का मतलब होता है कि अपनी बीवी के साथ आने वाले भविष्य के लिए प्लानिंग करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की इच्छाओं को जानना और बहुत सारी बातें करना होता है। सेक्स तो एक शरीर की ज़रूरत होती है जिसे ज़रूरत के तहत अपनाया जाता है, ना कि जानवरों की तरह सेक्स किया जाए। लेकिन जब संजय अपनी बीवी के पास बैठता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, तभी जो उसकी बीवी होती निर्मला संजय का हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है और संजय को बेड पे गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके धीरे धीरे कपड़े उतारने लगती है और संजय के होठों को अपने होठों में लेके और उसे बहुत सारा प्यार करने लगती है। संजय ये हालत देख के अपनी बीवी की भौचक्का रह जाता है और सोचता है कि सुहागरात के दिन तो लड़कियां शर्माती हैं, लेकिन ये मेरी बीवी कैसी है जो बिल्कुल नहीं शर्मा रही है और जो काम मुझे करना चाहिए वो कर रही है। लेकिन संजय सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, आज का जो दौर है वो थोड़ा फ्री माइंड है, मेरी बीवी फ्री माइंड है, कोई बात नहीं, मैं उसका पति हूँ, वो अपने पति के हिसाब तो ये सब कर रही है। तो वो अपनी बीवी को ये सब करने की इजाज़त देता है और अपनी बीवी के साथ सेक्स करने लगता है। जब सेक्स करने के बाद वो थक हार के निढाल होके बेड पे लेट जाते हैं, तो कुछ ही देर बाद संजय की बीवी फिर उससे कहती है रिलेशन बनाने के लिए। संजय कहता है कि अभी हमने रिलेशन बनाए हैं, थके हारे हैं, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो फिर करेंगे। तो संजय की बीवी कहती है नहीं, मुझे फिर से करना है, मैं थकी नहीं हूँ। संजय उसकी बात को मान लेता है और फिर से सेक्स करने लगता है। कुछ देर बाद जब वो रिलैक्स होकर फिर आराम करने लगते हैं, फिर संजय की बीवी उससे सेक्स करने के लिए कहती है।
तो संजय हैरत में पड़ जाता है कि ये कैसी लेडीज़ है, कैसी औरत है जो बार बार मेरे साथ सेक्स करने के लिए कह रही है। ऐसा तो औरतें नहीं कहती जैसे ये कह रही है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन शादी की पहली रात होती है और पहली बार ज़िंदगी में उसकी कोई लड़की आई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाता। अपनी पत्नी निर्मला की ख्वाहिश को पूरा करने लगता है और एक ही रात में 7 बार वो रिलेशन बनाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। संजय शुक्र अदा करता है कि चलो सुबह हो गई और मैं इस मुसीबत से मेरी जान तो छूटी। लेकिन नहाने के बहाने कमरे से बाहर निकल जाता है और आराम करने लगता है। उसकी बीवी नहा धो के तैयार हो जाती है और वो भी तैयार हो जाता है। मेहमान आने लगते हैं और बधाइयाँ देने लगते हैं, मुँह दिखाई वगैरह होने लगती है। जब दोपहर होती है फिर संजय की बीवी को थोड़ा टाइम मिलता है और संजय कमरे में आता है। निर्मला उससे कहती है कि मुझे सेक्स करना है, रिलेशन बनाना है। संजय सोचने लगता है कि ये कैसी औरत है जो अपने मुंह से अपने पति से इस तरीके से बातें कर रही है। लेकिन संजय फिर अपने दिल को समझा लेता है और कहता है कोई बात नहीं, नई नई शादी है, नई नई उमंग है, नया नया जोश है, तो सेक्स फीलिंग आ रही है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वो अपनी पत्नी के साथ दोपहर में ही फिर रिलेशन बनाने लगता है। जब वो थक हार के लेट जाते हैं, आराम करने लगते हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद संजय की पत्नी फिर उससे कहती है कि मुझे फिर से आपके साथ रिलेशन बनाना है। तो संजय फिर सोचने लगता है, लेकिन सोचते सोचते फिर उसके साथ रिलेशन बनाने लगता है, क्योंकि संजय भी जवान होता है, उसकी पत्नी भी जवान होती है, तो नई उमंगें होती हैं, नया जोश होता है, फिर से वो रिलेशन बना लेते हैं। संजय की पत्नी तीसरी बार उससे कहती है कि मुझे रिलेशन बनाना है, तो संजय उससे मना कर देता और कहता है कि मैं थक गया हूँ, अब मैं रिलेशन नहीं बनाऊंगा। जो संजय की पत्नी होती निर्मला, वो बहुत नाराज हो जाती, गुस्सा हो जाती और कहती है अपने पति से कि तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते, कैसे मर्द हो। तो जब संजय की पत्नी ये बात कहती है तो संजय को बहुत बुरा लगता है और कहता है कि ठीक है, आज रात को आप जितनी बार कहोगे मैं इतनी बार आपके साथ रिलेशन बनाऊंगा, सेक्स करूंगा। अभी दिन का टाइम है, कोई आ सकता है, ऐसे दिन में सेक्स करना अच्छी बात रहे। घर वाले भी आ सकते हैं, पड़ोसी भी आ सकते हैं, मेहमान भी आ सकते हैं। तो संजय की पत्नी निर्मला मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं रात का इंतज़ार कर रही हूँ। जब रात होती है तो फिर से वही कहानी पहली रात की तरह शुरू हो जाती है और उस रात में भी वो 7-8 बार रिलेशन बनाते हैं। संजय ये सब देख के बहुत हैरान था, दुखी था, परेशान था कि वो ये क्या करे, कैसे करे। इस तरीके से तो वो बेकार हो जाएगा, उसका शरीर खराब हो जाएगा और वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जान पा रहा था कि मेरी बीवी ऐसा क्यों कर रही है, इसे क्या परेशानी है, ये सेक्स के लिए क्यों कह रही है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन हो जाते हैं, कुछ टाइम हो जाता है। फिर संजय की जो पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है, यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर संजय ये सोचने लगता है कि चलो ठीक है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है, गर्भवती हो गई है, अब इसकी जो ख्वाहिशें हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन संजय की पत्नी की ख्वाहिशें कम नहीं हुई थी और ज़्यादा हो गई थी। वो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से अपना चेकअप कराते हैं, यानी कि संजय की पत्नी का चेकअप कराते हैं। तो डॉक्टर उनसे कहती है आप लोगों को अब रिलेशन नहीं बनाना है, बहुत कम रिलेशन बनाना है, क्योंकि रिलेशन बनाने से बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। लेकिन इतनी हिदायतों के बाद, इतना डॉक्टर के समझाने के बाद भी संजय की जो पत्नी होती है निर्मला, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो अपने पति के साथ, संजय के साथ इसी तरीके से करती रहती है। जबकि संजय उससे बहुत मना करता है कि ये इस तरीके से करना अच्छा नहीं है, ये बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। जो संजय की पत्नी होती है वो अपनी आदत से मजबूर होती है। फिर संजय सोचता है कि कोई बात नहीं, कुछ ही टाइम की बात है, मेरी पत्नी के जब बच्चा हो जाएगा ये बच्चे में लग जाएगी और ये इसके दिमाग से जो रिलेशन बनाने का, सेक्स करने का भूत है वो कम हो जाएगा, तो मेरी जान छूट जाएगी। ये बात सोचते हुए संजय उसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर देता है और उसके कहने को मानने लगता है। ऐसे ही करते करते टाइम बीतता है और 9 महीने हो जाते हैं। संजय की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है जो लड़का होता है। लड़का होने के बाद संजय की पत्नी जो होती है निर्मला, उसकी ख्वाहिशें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो संजय को बेइंतहा फोर्स करने लगती है, बेइंतहा सेक्स करने लगती है, जिससे संजय की हालत
बेकार हो जाती है और संजय का शरीर धीरे धीरे गिरने लगता है और संजय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तब उसकी जो पत्नी होती है निर्मला, वो उससे कहती है कि आप किसी हकीम से, किसी डॉक्टर से आप अपना इलाज कराइए और स्वस्थ हो जाइए, क्योंकि मैं कमज़ोर आदमी के साथ नहीं रह सकती, मुझे सेक्स करने की, रिलेशन बनाने की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं कहीं गलत कदम उठाऊंगी, कोई किसी और से संबंध बनाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा। ये बात जब संजय सुनता है तो उसे अफसोस होता है और सोचने लगता है कि मुझे कैसी पत्नी मिली है जो अपने मुंह से ऐसी गंदी बातें कर रही है। जब संजय डर जाता है और सोचता है कहीं ऐसा ना हो मेरी पत्नी किसी और से रिलेशन बनाने लगे, इसीलिए वो एक हकीम के पास जाता है और अपना इलाज कराता है। और जब संजय में ताकत आ जाती है, फिर से वही क्रिया शुरू हो जाती है और वो दोनों फिर से इसी तरीके से रिलेशन बनाने लगते हैं। फिर से संजय धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और दवाई का असर ख़त्म हो जाता है। संजय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उसका शरीर गिरने लगता है, फिर रिलेशन बनाने से बचने लगता है। तब निर्मला सोचती है कि संजय अब बेकार हो गया है, मेरे लायक नहीं रहा है। तब निर्मला मोहल्ले के लड़कों से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाती है और धीरे धीरे करके मोहल्ले के लड़कों को फंसाती है। और जब संजय काम पे चला जाता है स्कूल में, तब वो मोहल्ले के लड़कों को घर बुलाती है और उनके साथ रिलेशन बनाने लगती है। और वो एक से रिलेशन नहीं बना रही होती है, कई लड़के उनने फंसा रखे थे, अलग अलग लड़के को बुलाती है, अलग अलग तरीके से रिलेशन बनाती है और अपने आप को संतुष्ट करती है। एक दिन दोपहर में स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है और संजय जब घर आता है, देखता है तो निर्मला एक 14-15 साल के नाबालिग लड़के के साथ रिलेशन बना रही थी, जिसे देख के संजय बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को 2 थप्पड़ मार के भगा देता है और अपनी बीवी निर्मला से बहुत लड़ता है। लेकिन इन सब बातों का निर्मला पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी पति संजय से कहती है कि जब तुमसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं अपनी ख्वाहिशों के लिए किसी से तो संबंध बनाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। संजय चुप हो जाता है अपनी मजबूरियों को, अपने हालात को देख के, और उसे समझाता है तो वो कहती है कि चलो ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन निर्मला अपने दिमाग में सोच रही होती है इस तरीके से मुझे लड़कों के साथ संबंध बनाने हैं जो संजय को पता ना लगे। फिर से वो वही काम करने लगती है और मोहल्ले के लड़कों को बुला के संबंध बनाने लगती है। फिर से संजय एक दिन आता है और देखता है कि वो मोहल्ले के 3 लड़कों के साथ एक साथ बारी बारी से संबंध बना रही है। तब संजय उन लड़कों को डांटता है, दबटता है और मारता है, पीटता है, उन्हें अपने घर से भगा देता है और संजय अपनी पत्नी के एक थप्पड़ मार देता है और उसे डांटता है और उससे कहता है कि ये सब अच्छा नहीं है, तुम मेरे घर में ये सब नहीं कर सकती हो। तो उसकी जो पत्नी होती है निर्मला, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और थाने में जाके संजय के खिलाफ FIR कर देती है और कहती है कि संजय ने मुझे मारा है और मुझे टॉर्चर करता है और मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है। तब संजय को पुलिस बुलाती है और उसे समझाती है और दोनों को समझा बुझा के घर भेज देती है। फिर उसे वो दोनों घर आ जाते हैं। संजय की बीवी कहती है कि तुम कमज़ोर हो गए हो और अब हमारे बच्चा भी हो गया है, अब हमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम मेरा काम अपने ही स्कूल में लगवा दो ताकि घर में डबल कमाई आएगी तो हम अपने बच्चों को भी अच्छे से पाल लेंगे। संजय को भी ये बात अच्छी लगती है अपनी पत्नी की और वो सोचता है कि जब ये काम में लगेगी, काम में घिरेगी तो इसकी जो सेक्स करने की, संभोग करने की जो इच्छा होगी वो भी दब जाएगी और उसका ध्यान बढ़ जाएगा और ये काम में लगी रहेगी, किसी और से संबंध नहीं बनाएगी और इसका ध्यान बढ़ जाएगा। वो अपने ही स्कूल में उसकी ड्यूटी लगवा देता है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि संजय की जो पत्नी होती है निर्मला, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या पल रहा है। वो जब स्कूल जाती है, वहाँ ड्यूटी करती है, तो वहाँ पे बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो गाड़ी चल रही होती है, उनके जो ड्राइवर होते हैं, चपरासी होते हैं, जो स्टाफ होता है, संजय की बीवी उन्हीं से रिलेशन बना लेती है। लगभग 20 से 25 लोगों के साथ रिलेशन बनाने लगती है। जब ये बात धीरे धीरे सारे स्कूल में फैल जाती है कि संजय माली जो है, उसकी जो पत्नी है वो बहुत खूबसूरत है और उसके साथ कोई भी रिलेशन बना सकता है, वो किसी को मना नहीं करती है। तो इसी तरीके से जितने भी स्टाफ में होते हैं सभी उसके साथ में रिलेशन बना देते हैं। ये बात धीरे धीरे संजय को भी पता लग जाती है कि ये स्कूल में आके भी ऐसी ही हरकतें कर रही है जैसे मोहल्ले में करती थी। वो अपनी बीवी को घर में आके समझाता है कि तुम मोहल्ले में तो ऐसा करती ही थी, अब तुम स्कूल में भी करने लगी, वहाँ पे मेरी बहुत बेइज्जती होती है, सब मुझे गिरी हुई निगाहों से देखते हैं, अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं, ये सब तुम छोड़ दो। तो तभी संजय की बीवी उससे कहती है कि तुम नामर्द हो गए हो, तुम्हारे अंदर जान नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ताकत है, मैं जवान हूँ, मुझे तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो संजय इस बात को लेकर उसे मारने पीटने लगता है
और डांटने लगता है, जिससे संजय की बीवी निर्मला नाराज़ हो जाती है और अपने माँ बाप के पास चली जाती है। संजय की बीवी निर्मला अपने माँ बाप के घर चली जाती है और लगभग 1.5 से 2 साल तक वहाँ रहती है। फिर संजय को अपने बेटे का ख्याल आता है। उसके बेटे की परवरिश अच्छी से नहीं हो रही थी, क्योंकि वो अपने बेटे को घर छोड़ के स्कूल चला जाता है। उसका बेटा अकेला घर पर रहता है, जिसे संजय को देख के अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है निर्मला जैसी भी है तो मेरे बच्चे की माँ, मुझे उसे मना के लाना चाहिए। संजय अपनी ससुराल जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि चलो, जो भी गलती है, जो भी कमियां हैं, उसे माफ़ कर दो और घर चलो और अपने बच्चे की देखभाल करो। तब संजय की जो पत्नी होती है निर्मला अपने घर आ जाती है। आने के बाद फिर से वही अपनी हरकतें शुरू कर देती है स्कूल में जाने के बाद। लेकिन संजय भी फिर खामोश हो जाता है और चुप हो जाता है। वो कहता है कि जैसे ये कर रही है करने दो, अब मैं क्या करूं, थक गया हूं, हार गया हूं। इसे समझाते समझाते ये नहीं मान रही। एक दिन क्या होता है कि संजय की बीवी खाना बना रही होती है। संजय उसके पास में बैठा हुआ खाना खा रहा होता है। तब संजय की बीवी उससे कहती है कि कितना अच्छा होता कि आप जैसे पहली रात में सुहाग रात में जवान थे, ऐसे ही आज भी जवान होते और मेरे साथ रिलेशन बनाते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन आप तो नामर्द हो गए हो, आप तो बेकार हो गए हो। मजबूरी में मुझे और लोगों से संबंध बनाने पड़ते हैं। जब ये बात सुनता है संजय, उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी मर्दानगी को ठेस पहुँचती है और वो सोचने लगता है कि इसने मुझे आज अपनी निगाहों से गिरा दिया, अब तो मेरी ज़िंदगी ही बेकार हो गई है। तो वो इतना गुस्सा हो जाता है। उसके पास में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था, यानी कि लोहे का यंत्र पड़ा हुआ था। उसने उठा के वो अपनी बीवी निर्मला के सर में मार देता है। जब निर्मला गिर जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है, तो वो फिर सोचने लगता है कि यार ये जब होश में आएगी मुझे जेल भिजवा देगी। इसी डर से वो अपनी बीवी को बारी बारी करके कई सारे वार करता है और उसको जान से मार देता है। और वो सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया, अपनी बीवी को मार दिया, अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तभी वो प्लानिंग करता है। किसी फिल्म में उसने देखा था कि मर्डर करने के बाद लाश को कैसे छुपाया जाता है। वो अपने कमरे में जाता है और वहाँ पे एक गड्ढा खोदता है और अपनी बीवी को उसमें डालकर गड्ढा बंद कर देता है। फिर वो लेटा हुआ आराम करने लगता है अपने बच्चे के पास और वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक न एक दिन आएगा, पुलिस मुझे पकड़ लेगी और जेल भेज देगी। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए अपने लड़कों को लेके, या मुझे पुलिस को अपना आप को दे देना चाहिए, अरेस्ट हो जाना चाहिए। वो ये सब सोचते सोचते थक जाता है और फिर प्लानिंग करता है कि मुझे क्या करना है। फिर उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं कहीं भाग गया और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे ज़्यादा टाइम के लिए अंदर डाल देगी पुलिस। फिर वो सोचने लगता है कि मुझे खुद से ही पुलिस को अपना आप को दे देना चाहिए, अरेस्ट हो जाना चाहिए, ताकि पुलिस मुझे कम से कम सज़ा दे। वो पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं संजय बोल रहा हूँ और मैंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है, उसको मार दिया है, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस ये बात सुन के हैरान हो जाती है, सकते में आ जाती है कि कोई मुलजिम ऐसा भी है कि जिसने अपनी पत्नी को मारा है और हमें फ़ोन करके कह रहा है। पुलिस उसे अरेस्ट करने की तैयारी ही कर रही होती है। तभी संजय अपने लड़कों को गोद में उठाता है और थाने की तरफ जाने लगता है। अभी पुलिस थाने से निकली भी नहीं थी, संजय अपने बेटे को लेके, अपने लड़कों को लेके थाने पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि मेरा ही नाम संजय है और मैंने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है। फिर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछती है कि तुमने अपनी पत्नी का मर्डर क्यों किया है, क्या वजह थी और क्यों मारा अपनी पत्नी को। तब वो सारी बात शुरू से आखिर तक बताता है कि पत्नी उसके साथ कैसे करती थी और लोगों से साथ संबंध कैसे बनाती थी। तभी इंस्पेक्टर उससे कहता है संजय से कि तुम्हारी बीवी सेक्स एडिक्ट थी। उसे एक ऐसी बीमारी होती है जो लाखों में किसी एक लेडीज़ को होती है। वो कितना भी सेक्स करेगी, उसकी सेक्स करने की क्षमता कम नहीं होगी और उसकी भूख कभी शांत नहीं होगी। इसका प्रॉपर इलाज होता है, अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज कराना होता है। लेकिन तुम गरीब हो, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इसे बीमारी है। तुमने सोचा कि मेरी बीवी बदचलन है। ये तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, उसका तुम्हें इलाज कराना चाहिए था। तभी संजय अफसोस करने लगता है और कहने लगता है, हाय मैंने अपनी पत्नी को मार दिया, मेरी पत्नी तो बीमार थी। पुलिस चार्जशीट बनाते हैं और संजय को जेल भेज देते हैं और उसका जो बच्चा होता है उसे अनाथालय भेज देते हैं। फ्रेंड, कोई भी फैसला लेने से पहले उसके अच्छे बुरे सारे पहलुओं को हमें अच्छे से
सोचना चाहिए, देखना चाहिए, जांचना चाहिए कि ये अगर कोई काम हो रहा है गलत तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। एकदम हमें कोई भी फैसला गलत लेना नहीं चाहिए, जैसे संजय ने लिया और अपनी पत्नी को मर्डर कर दिया। अगर संजय अच्छे से गहराई से सोचता अपनी बीवी के बारे में और डॉक्टर से राय मशवरा लेता तो शायद उसकी बीवी आज जिंदा होती और वो मुलजिम नहीं बनता। फ्रेंड, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। जय हिंद, धन्यवाद।